इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है भविष्य का वो समय दिखाते हुए जब पृथ्वी पर पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी। रिसोर्सेस और जॉब्स की बहुत ही ज्यादा कमी पड़ जाती है। लोगों को जो काम मिल रहा था वो करते जा रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली को किसी भी तरीके से संभालना था। इन चीजों की वजह से भी पृथ्वी की कंडीशन अच्छी नहीं थी। इसीलिए अब रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों द्वारा ट्राई किया जाने लगा कि वो किसी दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट हो जाएं। उन्हें तो अपना स्पेस एक्सप्लोरेशन और भी अच्छी तरीके से बढ़ाना पड़ा। इन सारी चीजों के बीच वैज्ञानिकों ने एक टेक्नोलॉजी का इजाद किया था। इस टेक्नोलॉजी की मदद से किसी चीज को भी टेलीपोर्ट करके 1 सेकंड के अंदर दूसरी जगह पर भेज सकते थे। यानी अगर पृथ्वी से अंतरिक्ष के स्पेस स्टेशन में जाना है तो वो कुछ ही सेकंड्स में हो जाता था। इससे टाइम और रिसोर्सेज दोनों की बचत होती थी। जिन इंसानों के ऊपर ये टेलीपोर्टेशन यूज किया जाता उनके नर्वस सिस्टम के अंदर एपेक्स नाम की एक डिवाइस को डाला जाता है। यह एपेक्स डिवाइस ही टेलीपोर्टेशन का मेन रूट सेट करता था। यानी इसके बिना टेलीपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से कई एस्ट्रोनॉट्स की टीम को मिशन पे भेजा जाने लगा टेलीपोर्ट करके। इंसानों को बहुत सारे हैबिटेबल प्लैनेट्स मिलते भी हैं, पर देखने से यही लग रहा था कि वो पूरी तरीके से इंसानों के रहने लायक नहीं हो सकता। अब हमें इसी तरीके का एक स्पेस मिशन दिखाया जाता है जिसमें कई सारे एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे। वो एस्ट्रोनॉट्स टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरे प्लैनेट पर आए होते हैं, लेकिन उनमें से एक लेडी बहुत ज्यादा पैनिक हो रही थी। डेविड नाम का उनका कैप्टन तो उस लेडी को शांत कराता है, लेकिन देखकर यही लग रहा था कि उसे कुछ शॉकिंग रियलिटी पता चली है और ये रियलिटी उन सभी को मारने वाली थी। इन चीजों की वजह से बाकी क्रू मेंबर्स भी काफी परेशान हो गए थे। तभी हमें अचानक एक बहुत ही तेज गुर्राने की आवाज आती है। आखिर वो क्या चीज थी और ये सारे एस्ट्रोनॉट्स किस मिशन पर गए, इसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। हमें तो अब विट नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि स्पेस डिपार्टमेंट के लिए ही काम करता था। यानी कि वो टेलीपोर्ट होकर बताए गए छोटे मोटे काम किया करता है। विट अपनी वाइफ लीसा के साथ रहता था जो कि प्रेग्नेंट थी। इस समय लीसा को सबसे ज्यादा केयर की जरूरत होती है और विट ने उससे प्रॉमिस भी किया था कि वो उसके पास ही रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि विट को एक इमरजेंसी कॉल आता है, यानी कि उसे एक रेस्क्यू मिशन के लिए किसी दूसरे प्लेनेट पर अपने साथियों के साथ जाना होगा। विट इन चीजों को मना नहीं कर सकता था क्योंकि ये कंपनी उन्हें पैसे देती थी और ऊपर से जॉब्स की बहुत ज्यादा कमी है। यानी जिसे जैसी भी जॉब मिलती वो कर देता। विट अपनी वाइफ को समझाता है और लीसा उसे जाने की परमिशन भी दे देती है। विट अब अपने सारे सूट बूट पहनकर सीधा अपने टीम के पास आ गया जो कि तैयारी कर रही थी वहां दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए। उस दूसरे प्लेनेट का नाम इन्फिनी होता है जो कि बहुत ज्यादा दूर वाले गैलेक्सी में मौजूद है। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं क्योंकि उनके पास टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी थी। सिर्फ उन्हें अपना डेस्टिनेशन सेट करना था तो वो उस जगह पर बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। उनका मिशन था कि इन्फिनी प्लैनेट पर एक माइनिंग एरिया है। उस माइनिंग एरिया पर कुछ खराबी आ चुकी है तो उन्हें वही जाकर देखना था। अगर उस जगह पर काम करने वाले वर्कर्स घायल हैं तो उनका इलाज करना पड़ेगा। इन सारे एजेंडास को ध्यान में रखकर वो अपनी तैयारी करते हैं और सभी लोग कैप्टन की बात मानते हुए एक साथ टेलीपोर्ट होने के लिए चले जाते हैं। उन सभी के नर्वस सिस्टम में वो एपेक्स डिवाइस लगा हुआ था। जल्द से जल्द वहां का डेस्टिनेशन सेट किया जाता है और उन्हें टेलीपोर्ट करा के उस दूसरे गैलेक्सी में भेज दिया गया था। उन सभी को वहां सेफली पहुंचने के लिए हार्डली कुछ मिनट ही लगे होंगे। लेकिन माइनिंग एरिया में कदम रखते ही अचानक अलार्म सिस्टम बजने लग जाते हैं। अब ये चीजें क्यों हो रही थी किसी को नहीं पता। चारों तरफ देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ किसी ने हमला किया है। यह हमला इतना खतरनाक हो सकता है उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आसपास माइनिंग एरिया के कोई भी वर्कर्स दिखाई नहीं दे रहे थे। यहाँ तक कि उन सभी को अब घुटन जैसा महसूस होता है जैसे कि ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है। अब इस कंडीशन में उन सभी को यहाँ से तो कहीं और जाना होगा। इसीलिए अब वेट और उसके सभी साथी अपना एपेक्स डिवाइस में दूसरा डेस्टिनेशन सेट करते हैं। यानी वो इसी प्लेनेट पर रहेंगे लेकिन किसी दूसरे चैम्बर में चले जाएंगे। सभी लोग एक दूसरे की मदद कर लगातार टेलीपोर्ट होने लगते हैं। लेकिन कैप्टन का एपेक्स डिवाइस खराब हो चुका था। यानी कि बेचारे कैप्टन अब टेलीपोर्ट नहीं हो सकते, उन्हें यहीं पर फंसे रहना होगा। अब पृथ्वी पर भी सारी खबर मिल चुकी थी कि किस तरीके से विट और उसके कैप्टन की टीम बहुत ही ज्यादा मुसीबत में है। वो तो उनसे कांटेक्ट करके पता भी नहीं कर पा रहे थे कि वहां एक्चुअल में हुआ क्या। अब ये पूरा सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर डेविड एक और टीम को अपॉइंट कर रहा था उस रेस्क्यू मिशन के लिए। डेविड और उसकी मैनेजमेंट टीम एकदम से परेशान थी कि ये चीजें उस बेस पर क्या हो रही हैं। अब यहाँ पर उस दूसरी रेस्क्यू टीम को ये बताया जा रहा था कि तुम्हें किसी भी हालत में एक स्पेसशिप को वहां से निकलने से रोकना होगा क्योंकि वो स्पेसशिप अपने साथ जो पेलोड्स लेके आ रहे थे वो पृथ्वी की तरफ होते हैं और हम किसी भी हालत में उसे पृथ्वी की ऑर्बिट में घुसने नहीं दे सकते।
अंदाजा लगाया जा रहा था कि उस पेलोड के अंदर ऐसे खतरनाक वायरसेस हैं जो कि अगर एक बार पृथ्वी पर आ गए तो वो फैलते ही जाएंगे, और इन्हीं अनजान वायरस ने वहां इन्फिनी प्लैनेट की बेस पर सभी लोगों की जानें ले ली हैं। यानी कि माइनिंग एरिया के कई हजार वर्कर्स मारे जा चुके हैं। इन चीजों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्होंने सबसे पहले माइक नाम के एक वैज्ञानिक को भी भेजा था। माइक और उसकी पूरी टीम को अर्जेंट बेसिस पर भेजा गया था ताकि वो माइनिंग एरिया की उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। लेकिन उस जगह पर जाने के बाद माइक की टीम का भी पूरी तरीके से खात्मा हो गया। जब उन्होंने वापस से माइक को बुलाने की कोशिश की तो माइक ने पता नहीं क्यों अपनी एपेक्स डिवाइस को निकाल दिया था, जैसे कि वो वहां से वापस ही नहीं आना चाहता। माइक ने तो कमांड बेस से अपने सारे कॉन्टैक्ट्स भी तोड़ दिए थे, यानी वो जरूर उस जगह पर कुछ छुपा रहा है। डेविड ने तो अपनी करंट टीम को उस टीम के बारे में भी बताया जो उनसे पहले उस प्लेनेट पर गई होती है, पर अफसोस की बात यह है कि वो भी मारी गई। उस टीम में से सिर्फ विट नाम का एक आदमी बचा हुआ है जो कि हमें खबर दे रहा है। तो इसीलिए डेविड की इस नई टीम का ये गोल है कि वो उस जगह पर जाकर सबसे पहले उस स्पेसशिप को पृथ्वी पर आने से रोके। वो पेलोड्स पृथ्वी तक नहीं पहुंचने चाहिए, और साथ ही साथ वहां जाने पर उन्हें विट कोऑर्डिनेट करेगा जो कि आगे की इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड कर सकता है। वहां पर उन लोगों को जितने भी घायल लोग मिलेंगे उन्हें रेस्क्यू करना होगा। डेविड के सब कुछ समझाने पर वो रेडी हो जाते हैं अपने इस रेस्क्यू मिशन के लिए। उस दूसरे प्लेनेट पर टेलीपोर्ट करने से पहले डेविड ने एक इम्पोर्टेंट बात बताई। उसने कहा कि तुम्हें ये मिशन बहुत ही जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा, क्योंकि इन्फिनी प्लैनेट का टाइम सिस्टम एकदम पृथ्वी से अलग है। दरअसल बात ये थी कि वो दूसरा प्लैनेट एक ब्लैक होल के बहुत करीब था। इसी वजह से स्पेस टाइम में काफी डिस्टर्बेंस पैदा हुआ करते थे। कैलकुलेट करके ये पता लगाया गया कि इन्फिनिटी प्लैनेट पर बिताया गया 1 मिनट पृथ्वी के 20 घंटे के बराबर होता है। यानी उन्हें जल्द से जल्द ये चीजें परफॉर्म करनी होंगी, नहीं तो स्पेसशिप में भरा वो पेलोड पृथ्वी पर आ जाएगा। इन चीजों के बारे में अब उस रेस्क्यू टीम को पता चल चुका था, इसीलिए अब ग्रीन चीट देकर तुरंत ही सभी को टेलीपोर्ट कर दिया जाता है उस इन्फिनी प्लैनेट की कमांड बेस सेंटर के अंदर। बहुत ही कम समय में वो सब वहां टेलीपोर्ट तो हो गए थे, लेकिन उस जगह की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। चारों तरफ एकदम से सन्नाटा होता है, जैसे कि यहाँ पर बड़े बड़े धमाके हुए हैं। उस पूरी टीम के अंदर एक कैप्टन था जिसका नाम जॉन होता है। उसके टीममेट्स भी बहुत बहादुर होते हैं जो कि अब लगातार आगे बढ़ने लगे थे। वहां पर अभी भी कुछ सिस्टम्स मौजूद होते हैं जो एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहे थे। अब अचानक उन्हें एक आवाज आती है। यह आवाज उनसे पूछ रही थी कि आखिर तुम सब कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। जॉन और उसके साथी साफ बता देते हैं कि वो यहाँ पर रेस्क्यू मिशन के लिए आए हैं और वो विट को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। ये सुनने के बाद सभी सिस्टम्स बंद हो गए और चैम्बर ओपन करके विट बाहर निकला, यानी वो अभी भी एकदम सही सलामत था। अब यहाँ पूरी रेस्क्यू टीम विट के साथ उस चैम्बर में जाकर थोड़ा आराम करती है। वो विट से कुछ बातचीत भी कर रहे थे कि आखिर एक्चुअल में यहाँ हुआ क्या। विट ने सारी बातें बता दी कि जब उनकी टीम यहाँ पर आई थी तो वो किसी अजीब से वायरस का शिकार हो गई। इस वायरस की वजह से उसकी टीम के सभी मेंबर्स पागल हो चुके थे। वो तो एक दूसरे पर हमला करके उन्हें मारने लगे। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं कि विट उसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इसीलिए विट ने एक डिसीजन लिया कि वो अपने आप की सेफ्टी के लिए खुद को चैम्बर में बंद कर देगा। ये सब तब तक वो करता रहा जब तक पूरी तरीके से श्योरिटी नहीं हो जाती कि बाहर मौजूद उसके मेंबर्स हमला नहीं करेंगे। और तो और विट ने कमांड सेंटर में भी काफी बड़ा ब्लास्ट किया था जिससे कि दुश्मन मारे जाए। जॉन और उसकी टीम के पास तो कई और क्वेश्चंस भी थे जिसका जवाब शायद विट को नहीं पता। वो तो एकदम मायूस होता है क्योंकि उसने अपनी पूरी क्रू मेंबर्स को खो दिया, और इवन वो अपनी वाइफ को वादा करके आया था कि वो कुछ ही दिनों में आ जाएगा। लेकिन इस प्लेनेट पर स्पेस टाइम किस तरीके से काम करता है ये बातें विट को भी पता थी, और उसे लग रहा होता है कि अब कई साल बीत चुके होंगे पृथ्वी पर। जॉन की टीम उसे कंफर्टेबल भी फील कराती है। रेस्क्यू टीम ने विट को ये भी बता दिया था कि उनका यहाँ पर आने का मिशन क्या है। वो विट को बचाना भी चाहते हैं और साथ ही साथ माइक नाम के उस वैज्ञानिक द्वारा भेजे गए स्पेसशिप के पेलोड्स को रोकने भी आए हैं। विट अब थोड़ा सा मायूस हो जाता है कि ये सब उसे प्रायोरिटी पर बचाने नहीं आए हैं। ये सारी रेस्क्यू टीम तो यहाँ पर हो रही बाकी चीजों पर निगरानी रखने आए हैं। लेकिन विट यहाँ पर ज्यादा सोचता नहीं और उनका साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। विट ने यहाँ पर एक और बात बताई कि जिस साइंटिस्ट की वो बात कर रहे थे यानी कि माइक, वो भी मर चुका है। विट जब पहली बार यहाँ पर आया था तो माइक से मिला था, लेकिन वो भी किसी न किसी रीजन की वजह से इन्फेक्टेड हो गए। पर अब उन सारी रेस्क्यू टीम का सबसे पहला काम होता है कि वो स्पेसशिप के पेलोड्स को रोकना। वो कभी भी ऑटोमेटिक लॉन्च हो सकती थी, तो इसीलिए कंट्रोल रूम से उसे कमांड देना होगा कि ये सारी चीजें बंद हो जाएं। 3 मेंबर्स उन स्पेसशिप की तरफ चले जाते हैं
ताकि उसे कंट्रोल कर सके। वहीं विट कमांड सेंटर में मौजूद था जहां से वो सारी चीजों को डीएक्टिवेट करेगा। विट तो उन सभी को अच्छी तरीके से गाइड भी कर रहा था ताकि वो कोई गलती ना करे। वो सभी एक साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उन सारी स्पेसशिप को डीएक्टिवेट करने में कामयाब भी हो जाते हैं। यानी कि उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है कि माइनिंग एरिया में फैली हुई खतरनाक चीजें पृथ्वी पर नहीं जाएंगी। अब जब यहाँ विट कमांड सेंटर में मौजूद था तो चेस्टर नाम का एक सोल्जर उसके पास आकर कुछ बातें पूछता है। उसे ये शक था कि इतने सारे लोग मारे गए लेकिन विट किस तरीके से बचा हुआ है। चेस्टर को तो अब शक होने लगा कि कहीं न कहीं विट इन्फेक्टेड तो नहीं, वो तो उसकी आंखें भी देखने लगता है। बट विट ने साफ बता दिया कि इस तरीके से तुम देखकर पता नहीं लगा सकते कि कोई इंसान इन्फेक्टेड है कि नहीं। विट ने तो ये भी बोल दिया था कि शायद ये पूरा जो वायरस फैला हुआ है वो किसी इन्फेक्टेड ब्लड के कारण ही फैलता था, तो अगर उन सभी को कहीं भी ब्लड गिरा हुआ दिखे तो उसे बिल्कुल टच ना करें। चेस्टर को अब शायद इन बातों से भरोसा हो गया था कि विट एकदम सही सलामत है। अगर वो इन्फेक्टेड होता तो अब तक उन सभी पर हमला भी कर चुका होता। उन सभी का सबसे प्रायोरिटी वाला काम तो हो चुका होता है, पर अचानक उनका जो मेन सिस्टम था उसका दरवाजा ओपन हो रहा होता है। कमांड सेंटर में अब एक ऐसा आदमी घुस गया जो कि इन्फेक्टेड था और अब उसने तुरंत ही उनके कैप्टन पर हमला करके उन्हें मार दिया होता है। कैप्टन चिल्लाते रह गए लेकिन कोई उनकी मदद ही नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, वहाँ एक और इन्फेक्टेड आदमी आ गया जिसने हमला भी करना स्टार्ट कर दिया। अब बात ये होती है कि जब बाकी सोल्जर्स उन इन्फेक्टेड इंसानों को मारने की ट्राई कर रहे थे तो उनका बॉडी ब्लास्ट होने के कारण उनका खून चारों तरफ फैल जाता है और अब यही खून कई सोल्जर्स की बॉडी के अंदर चला गया था। चार्ली नाम के इस आदमी के ऊपर बहुत ही ज्यादा उस ब्लड का असर दिख रहा होता है। यहाँ विट को भली भांति पता था कि जो जो इस इन्फेक्टेड ब्लड के कांटेक्ट में आएगा वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा और अब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है तो वो सब बहुत ज्यादा खतरे में है। सोल्जर्स अपने आप को मनोबल प्रोवाइड कर रहे थे लेकिन अब उससे कुछ नहीं होने वाला। विट तो अपनी जान बचाकर वहां से कहीं दूर भागने लगा। उसके लिए यही अच्छा होगा कि किसी सेफ चैम्बर में वो चले जाए और सभी के मरने का इंतजार करे। बट पता चला कि चार्ली नाम का एक सोल्जर तो इन्फेक्ट होकर एकदम पागल हो चुका है और गन लेकर विट के पीछे पड़ा हुआ है। जो सारे बचे हुए सोल्जर्स थे वो अपनी छुपने की जगह ढूंढते हैं। अब यहाँ चार्ली जो इन्फेक्टेड हो चुका है उसे लगता था कि विट ने उन्हें धोखा दिया है। उसने कहा था कि कमांड बेस पर कोई नहीं मौजूद है, फिर वो इन्फेक्टेड इंसान कहां से आए। अब ये बातें तो साफ हैं कि विट की इसमें कुछ गलती नहीं थी। ये तो चार्ली है जिसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है इन्फेक्शन की वजह से और उसके सामने अगर उसके टीममेट्स भी आ जाएं तो वो उनके ऊपर हमला जरूर करेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर चार्ली पे अचानक किसी दूसरे इन्फेक्टेड आदमी ने हमला कर दिया। वो दोनों तो पागलों की तरह एक दूसरे को ही मारने लगते हैं और खत्म कर देते हैं। इन चीजों से विट को मौका मिल गया वहां से निकलने का। वो सीधा एक मेडिकल चैम्बर में आ जाता है और वहां पर इस वायरस के सॉल्यूशन के बारे में कुछ ढूंढता है। वहां कई सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे जिस पर इस वायरस के बारे में काफी डिटेल व्यू लिखे होते हैं, लेकिन उसे अभी तक इसके एंटीडोट के बारे में कुछ भी नहीं मिला था। अब इन चीजों को एक्सप्लोर करते टाइम विट को ये पता चलता है कि वो खुद इन्फेक्टेड है और डॉक्यूमेंट में साफ लिखा था कि कोई भी इंसान अगर इन्फेक्ट हो जाए तो वो 2 घंटे के अंदर अंदर इस वायरस के कंट्रोल में आ जाएगा। उसका पूरा दिमाग एकदम से काम करना ही बंद कर देगा। अब इस वायरस की सबसे ज्यादा खासियत बात ये थी कि ये इंसानों के ऑर्गन्स जैसा सेम टू सेम कॉपी बनाता था। यानी अगर इंसानों के ऑर्गन्स डैमेज हो जाए तो ये उनकी जगह पर अपने नए कॉपी वाले ऑर्गन्स डाल देता था। इससे नए बनने वाले ऑर्गन्स सिर्फ और सिर्फ वायरस के कंट्रोल में होते थे, ना कि इंसानी दिमाग के। विट को तो उस इन्फेक्शन की वजह से धीरे धीरे हेलुसिनेशन भी आने लगे थे। अब विट जब उस मेडिकल चैम्बर में मौजूद था तो उनके ही टीम का एक मेंबर जिसका नाम हैरिस होता है वो उसे पीछे से पकड़ ले रहा था। हैरिस को यही लग रहा था कि विट ने उन्हें धोखा दिया है। विट अगर उन्हें बता देता कि यहाँ इन्फेक्टेड लोग पहले से मौजूद हैं तो वो पहले से सिक्योरिटी और बढ़ा देते। और अब हैरिस को यही लग रहा था कि सारे मेंबर्स अब इन्फेक्टेड हो चुके हैं। विट ने उसका दिल बहलाने के लिए कह दिया कि अभी भी कुछ मेंबर्स हैं जो कि एकदम सही सलामत हैं, तो हमें उन्हें ढूंढना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। अब विट और हैरिस बात कर ही रहे थे तभी अचानक एक और मेंबर आ जाता है। ये मेंबर भी पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका था। विट ने उस मेंबर को मारने की कोशिश की लेकिन उस मेंबर के हाथ में गन होती है और अब उसने यही गन विट के ऊपर पॉइंट करके रखी थी, पर अचानक उस मेंबर ने गन की मदद से खुद को ही शूट कर लिया। यानी कहीं ना कहीं उसका 1% कॉन्शियसनेस काम कर रही थी। पर बात तब बिगड़ जाती है जब उस इन्फेक्टेड मेंबर का सारा ब्लड हैरिस के ऊपर गिर जाता है। अब इस वजह से हैरिस भी इन्फेक्टेड हो चुका था। हैरिस के ऊपर उस वायरस के लक्षण दिखना भी स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ विट इन चीजों की अब रिस्क नहीं ले सकता था, इसीलिए उसने गन उठाई और सीधा हैरिस को शूट कर दिया।
विट के पास भी अब बहुत कम समय बचा होता है, नहीं तो वो भी उस वायरस के कंट्रोल में आ जाएगा। विट अब यहाँ जब ट्रैवल करते हुए अपने कमांड सेंटर में पहुंचा तो वहाँ पर चेस्टर मौजूद था। चेस्टर तो पृथ्वी पर मौजूद अपने फैमिली को मैसेज भेज रहा होता है। उसने ये मैसेज सेंड भी कर दिया जिसे पहुंचने के लिए कई साल लगेंगे। देखने से भी ये साफ पता चल रहा था कि चेस्टर भी शायद इन्फेक्टेड है। दोनों एक समय पर एक दूसरे से बातें करते हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। उनके शायद सभी मेंबर्स इन्फेक्टेड हो चुके हैं और आधे से ज्यादा तो मर चुके हैं। एक मोमेंट पर दोनों बात भी करते हैं और एक दूसरे को मारने की भी कोशिश करते हैं, पर चेस्टर ने हैरिस को बताया कि उसने एक ऐसा प्रोग्राम ऑन कर दिया है जिससे कि जो स्पेसशिप पृथ्वी पर जाने से हमें रोकना था वो विदाउट पेलोड्स के साथ पृथ्वी की तरफ रवाना हो सकती है। यानी इसकी वजह से वो सब किसी भी तरीके से पृथ्वी तक तो पहुंच जाएंगे। विट ये सुनकर अच्छा तो फील कर रहा था, लेकिन इसमें काफी समय लग जाएगा और अब तो उनके पास 1 घंटे से भी कम का समय है, नहीं तो ये वायरस उनके ऊपर हावी हो सकता था। इसीलिए अब विट चेस्टर से पूछता है कि उनकी टीम में कोई मेडिकल या फिर डॉक्टर है कि नहीं। चेस्टर ने बताया कि क्लेयर ये सारी चीजें जानती है, वो तो एक अच्छी नर्स भी रह चुकी है, लेकिन चांसेस यहाँ पर कम थे कि क्लेयर जिंदा होगी, और अगर जिंदा भी होगी तो जरूर उसे इन्फेक्शन भी हो चुका होगा। दरअसल यहाँ पर विट चाहता था कि वो क्लेयर की मदद से एक ऐसे एंटीडोट को बनाए जो भले ही वायरस को जड़ से खत्म ना कर सके लेकिन उसके असर को धीमा कर दे। एटलीस्ट तब तक वो ट्रैवल करके पृथ्वी पर तो पहुंच सकते थे। मैं तो अब क्लेयर दिखाई गई जो ऑब्वियसली इन्फेक्टेड होती है। सामने की तरफ जॉर्ज नाम का उसका एक बॉयफ्रेंड आता है और वो भी इन्फेक्टेड था। क्लेयर तो यहाँ पर प्रेग्नेंट थी जो साफ साफ जॉर्ज से कहती है कि मैंने अपने बेटे को मार दिया। जॉर्ज भी ये सुनकर एकदम भावुक हो जाता है और उसने तुरंत ही हमला करना स्टार्ट कर दिया क्लेयर के ऊपर। दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है और वो काफी कमजोर हो गए थे। अब इन आवाजों को सुनकर विट जब दूसरे चैम्बर में आता है तो क्लेयर की हालत बहुत बुरी थी। विट तो बेचारी को बचा ही नहीं पाता और क्लेयर वहीं पर मर चुकी थी। यानी एंटीडोट बना के उस वायरस के असर को थोड़ा कम करने का सपना ही रह जाता है। शायद विट और चेस्टर को अपना अंत एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उनके पास ना तो कुछ रिसोर्सेस हैं और ना ही जाने का साधन जिससे वो जल्दी पहुंच सकें। ऐसा होगा तो वायरस के कंट्रोल में आकर वो बीच रास्ते में ही इन्फेक्शन के शिकार हो जाएंगे। विट कुछ न कुछ ट्राई कर रहा था जिससे कि बच जाए, पर यहाँ चेस्टर के ऊपर वायरस का पूरा असर हो चुका होता है। वो तो अब सीधा आकर विट पर ही हमला करने का ट्राई करने लगा, पर विट उससे ज्यादा चालाक होता है। विट ने उसका हमला डॉज किया और सीधा चेस्टर के ऊपर पलटवार कर दिया। अब तो वो इतना ज्यादा मार देता है कि चेस्टर वहीं मर गया, लेकिन विट के सामने भी अब कोई होप नहीं दिखाई दे रही होती। विट की आंखें लाल हो चुकी होती हैं और उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी। ये सबसे पहले लक्षण हो सकते हैं कि वो अपना माइंड खो चुका है। अब पता नहीं विट थोड़ी सी हिम्मत जुटाता है और किसी के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करने लगता है। दरअसल ये मैसेज पृथ्वी या फिर इंसानों के लिए नहीं बल्कि उस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ की थी जिसने ये वायरस यहाँ पर फैलाया था। विट को ऐसा लग रहा होता है कि वो एलियन सिविलाइजेशन हमें देख रही है, इसीलिए वो बहुत ही बहादुरी से उन्हें चैलेंज करने लगा कि तुम्हारे वायरस की वजह से हम सब मर चुके हैं। एलियन सिविलाइजेशन अपने प्लान में जो करना चाहती थी शायद वो कामयाब हो चुकी है। विट ये भी कहता है कि भले ही तुम इंसानों के ऊपर टेस्टिंग करने के लिए ये वायरस हम पर छोड़े हो, लेकिन इंसान इतने भी बुरे नहीं होते। हम सब तो सिर्फ एक्सप्लोरेशन करने का ट्राई कर रहे थे, ना कि किसी अनजान प्लेनेट पर जाकर वहाँ की सिविलाइजेशन को मारने का प्लान। विट एकदम इस तरीके से बात कर रहा था जैसे कि वो एलियन सिविलाइजेशन उसके सामने ही खड़ी हो, और अब इसी तरीके से उसने अपनी जान लेने का भी डिसाइड किया। विट ये भी नहीं चाहता था कि ये खतरनाक वायरस पृथ्वी पर पहुंचे और बाकी बचे हुए इंसान भी हमारी तरफ मारे जाएं। बहुत ज्यादा तड़पते हुए विट ने आखिरकार अपनी जान ही ले ली। चारों तरफ एकदम शांति छा गई थी, पर अचानक हमें कुछ हलचल दिखाई देती है। हलचल उन सारे ब्लड के अंदर जो कि चारों तरफ फैले हुए होते हैं। चौंकाने वाली बात ये होती है कि विट के बॉडी से निकला हुआ सारा ब्लड अब उसके बॉडी में वापस जाने लगा। उसके शरीर पर जितने भी घाव लगे हुए थे वो सब ठीक हो जाते हैं और अगले ही मोमेंट में विट को होश आ गया और वो अपने सारे क्रू मेंबर्स को सही सलामत देख रहा था। यानी जो क्रू मेंबर्स वहाँ आने के बाद अपनी जान गंवा बैठी होती है वो सब ठीक हो चुके हैं। साथ ही साथ उन्हें सब कुछ याद है कि यहाँ पर क्या हुआ था, वो किस तरीके से इन्फेक्ट हुए थे और कैसे उनकी मृत्यु भी हुई थी। लेकिन किसी मिस्टीरियस रीजन की वजह से वो सब वापस जिंदा हो गए। अब किसी को कुछ समझता नहीं, लेकिन अब वो प्लान बनाने लगे कि हमें यहाँ से निकलना होगा। वो सब अपने टेलीपोर्टेशन मशीन के पास आ जाते हैं। कैप्टन तो अपने टीममेट्स को समझा रहे थे कि भले ही सभी को सब कुछ पता है, लेकिन पृथ्वी पर जाने के बाद कोई ये नहीं बताएगा कि वो सब इन्फेक्टेड थे। अगर ऐसा हुआ तो शायद उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। ये बातें नेशनल सिक्योरिटी तक चली जाएंगी। हर एक मेंबर एकदम चौंका हुआ था और
उन्हें कुछ समझता नहीं। फिलहाल वो टेलीपोर्टेशन मशीन की तरफ जाते हैं और अपनी मशीन को एक्टिवेट करते हैं, पर अचानक विट ने नोटिस किया उनकी ही तरह कुछ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एलियंस को, जिनके हाथों में विट का वो लिखा हुआ लेटर मिलता है। यानी उन सभी को इंसानों पर भरोसा हो चुका है और उन लोगों ने हमें एक और चांस दिया है। जल्द से जल्द अब सभी टेलीपोर्ट होते हैं अपनी पृथ्वी के ऊपर। उन्हें हार्डली कुछ मिनट से लगे होंगे टेलीपोर्टेशन में। डेविड वहां पर मौजूद था और सभी लोग काफी खुश होते हैं कि विट भी वापस आ चुका है, पर उन सभी मेंबर्स के चेहरे पर अभी भी उदासी छाई थी, क्योंकि वो मरकर वापस आए होते हैं। पृथ्वी से गए हुए उन्हें कुछ घंटे हुए होंगे और ये वही शुरुआत वाला सीन था जब सभी एकदम चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है, ये सभी अपने अंदर सीक्रेट रखते हैं। विट भी यहाँ मिशन खत्म होने के बाद सीधा अपनी प्रेग्नेंट वाइफ लीसा के पास चला जाता है। लीसा तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थी और वो गले भी लग जाती है। लेकिन वो सभी मेंबर्स ने जो एक्सप्लोर किया वो दुनिया में कभी किसी ने नहीं किया होगा और शायद ये कभी किसी से शेयर भी नहीं करेंगे। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।